हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अकबाल फ्रॉम हाइजा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। आज हम बात करेंगे नेचुरल रिसोर्स के सेकेंड टॉपिक का, जो कि इन्वायरमेंटल साइंस के सब्जेक्ट का है। इससे पहले हम लोगों ने फॉरेस्ट रिसोर्स पढ़ा था नेचुरल रिसोर्स में। अब हम सेकेंड रिसोर्स जो हमारा वाटर रिसोर्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं वाटर रिसोर्स के बारे में कि वाटर रिसोर्स क्या होते हैं। वाटर रिसोर्स में सबसे पहले, while 67% of Earth's surface is covered by water, only less than 2.7% of global water is fresh water. Most of the fresh water, 2.05%, are locked in ice caps and glaciers. Only less than 0.7% is available for human use. कहने को तो बहुत सारा पानी है, पूरा पृथ्वी पानी से घिरा पड़ा है। कहने को आता है 75% जो अर्थ है वो वाटर से सराउंडेड है, बट जो पीने योग्य ड्रिंकिंग वाटर है वो बहुत ही लीस्ट अमाउंट में अवेलेबल है। जो बाकी वाटर्स की सोर्स है वो साल्टी वाटर है या फिर या ड्रिंकिंग पर्पज से हम उन्हें यूज नहीं कर सकते। तो जो ड्रिंकिंग पर्पज के सोर्स के लिए अवेलेबल वाटर्स हैं उन्हें हमारा दायित्व है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंजर्व करें उन्हें। इसी के बारे में इसीलिए हमने वाटर रिसोर्स को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अब देखते हैं ओवर यूटिलाइजेशन एंड पोल्यूशन ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर। जो सरफेस और ग्राउंड वाटर है उसका ओवर यूटिलाइजेशन और पोल्यूशन कैसे होता है, क्यों होता है। विद द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रहा है, देयर इज एन इंक्रीज नीड फॉर लार्जर अमाउंट ऑफ वाटर टू फुलफिल अ वेराइटी ऑफ बेसिक नीड। जैसे जैसे क्या हमने बताया, ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रहा है, वैसे वैसे उनके वाटर का जो कंजप्शन का वो है नीड, वो बढ़ता जा रहा है उनके बेसिक रिक्वायरमेंट को या बेसिक नीड को पूरा करने के लिए। टुडे इन मेनी एरिया दिस रिक्वायरमेंट कैन नॉट बी मेट। बहुत सारे एरिया में आज के दौर में क्या हो रहा है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं पूरा हो पा रहा है? क्योंकि जो ग्राउंड वाटर है या सरफेस वाटर है वो एकदम ख़त्म हो चुका है या पोल्यूटेड हो चुका है। सेकेंड, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर अकर्स एट वेरियस लेवल। बहुत सारे लेवल पे क्या कर रहे हैं हम, ओवर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं वाटर का। मोस्ट पीपल यूज मोर वाटर देन रियली नीडेड। मोस्ट मतलब अधिकतर लोग क्या करते हैं, जितनी ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा वाटर का यूज कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ अस वेस्ट वाटर ड्यूरिंग अ बाथ बाय यूजिंग शावर और ड्यूरिंग वॉशिंग ऑफ क्लॉथ। क्या करते हैं, हम में से बहुत से अधिकतर लोग नहाते वक्त या फिर कपड़े धोते वक्त क्या करते हैं, वाटर का वेस्टेज कर देते हैं। कैसे वेस्ट करते हैं, अपने उसको टाइप को खुला छोड़ देते हैं या अंधाधुंध तरीके से वेस्ट कर रहे हैं। इस तरीके से क्या करते हैं, वेस्ट करते हैं। मेनी कल्चरिस्ट यूज मोर वाटर देन नेसेसरी टू ग्रो क्रॉप। क्या करते हैं, बहुत से लोग मतलब किसी गलत फहमी में होते हैं या उनको आइडिया नहीं होता है, जितना उनको फसल के लिए रिक्वायरमेंट है उससे कहीं ज़्यादा वो वाटर क्या करते हैं, यूज करते हैं अपने क्रॉप्स को या फसल को बढ़ाने के लिए, ग्रोथ कराने की। बल्कि उतनी ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी उससे ज़्यादा ओवर यूटिलाइज कर लेते हैं। There are many ways in which farmers can use less water without reducing the yield, such as the use of drip irrigation system। क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे भी हैं कि वो बिना फसल को उत्पादन को कम किए या उनका उत्पादन भी कम नहीं होता फिर भी वो कम पानी यूज करते हैं। कम पानी यूज करके अपना मैक्सिमम यील्ड करते हैं। कैसे? बाय द यूज ऑफ ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से को यूज कर करके। थर्ड वन है, एग्रीकल्चर आल्सो पोल्यूट सरफेस वाटर। कैसे सरफेस वाटर को एग्रीकल्चर पोल्यूट करता है, इसको देखते हैं। एंड अंडरग्राउंड वाटर स्टोर्स बाय द एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। कैसे? बाय द एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करके क्या करते हैं, पोल्यूट करते हैं सरफेस वाटर एज वेल एज ग्राउंड वाटर को। मेथड सच एज द यूज ऑफ बायोमास एज फर्टिलाइजर। अब हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, बायोमास एज अ फर्टिलाइजर एंड नॉन टॉक्सिक पेस्टिसाइड सच एज नीम प्रोडक्ट्स। कैसे? बायोमास फर्टिलाइजर या नीम प्रोडक्ट्स को यूज करके प्रोडक्ट्स रिड्यूस द एग्रीकल्चर पोल्यूशन ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर। अगर एग्रीकल्चर में हम इनको यूज करें तो जो पोल्यूशन है वाटर का, सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर का, उसको हम रोक सकते हैं। लास्ट में
industry tends to maximize short-term economic gain by not bothering about its liquid waste and releasing it into the stream, river, sea। क्या करते हैं, इनको कोई केयर नहीं होती। जो इंडस्ट्रीज वाले होते हैं ये अपने टॉक्सिक या हार्मफुल लिक्विड वेस्ट को डायरेक्ट वो कहाँ पे, स्ट्रीम्स में, रिवर्स में या सी में ढकेल देते हैं, गिरा देते हैं। और क्या कारण है सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर को पल्यूट करने के लिए या ख़राब करने के लिए? सबसे पहला इसमें फ्लड्स आते हैं जिसको हम बाढ़ बोलते हैं। जो सरफेस वाटर हमारा ख़राब होता है वो बाढ़ की वजह से। जैसे फ्लड्स हैव बीन अ सीरियस इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स फ्रॉम सेंचुरीज, मतलब दशकों से जो बाढ़ की वो है, मतलब त्रासदी जिसको बोलते हैं, दशकों से चला आ रहा है। बाढ़ आ जाती है, क्या होता है, घर बह जाते हैं, लोग मर जाते हैं। तो ये इसमें यही बोला गया है। अब इसके काजेज क्या है? डिफॉरेस्टेशन, जिससे इससे पहले हमने फॉरेस्ट रिसोर्स पढ़ा ना कि जब पेड़ नहीं रहेंगे तो पानी रुकेगा नहीं, एब्जॉर्ब नहीं होगा, मिट्टी का कटाव होगा। डिफॉरेस्टेशन काज फ्लड दैट किल पीपल, डैमेज क्रॉप्स एंड डिस्ट्रॉय होम्स। क्या करते हैं, ह्यूमंस को किल कर देते हैं, बहा ले जाते हैं। क्रॉप्स जो हमारा फसल होता है पूरी तरीके से बर्बाद कर देते हैं। जो घर बने होते हैं, शेल्टर्स होते हैं ह्यूमन बींग्स के, उसको उजाड़ देते हैं, एकदम ख़त्म कर देते हैं। Rivers change its course during flood and tons of valuable soil is lost to the sea। क्या होता है, जब बाढ़ आता है तो जो नदियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, अपना रास्ता बदल देती हैं, और बदल के जो अच्छे मिट्टी होते हैं, सॉइल्स होते हैं, उनको बहा के कहाँ लेके चली जाती, समुद्र में लेके चली जाती हैं। As the forests are degraded, rain water no longer percolates slowly into the subsoil but runs up down the mountain side bearing large amount of topsoil। इसका क्या मतलब है, जैसे जैसे जंगल खराब होते हैं, बारिश का पानी क्या होता है, धीरे धीरे उप उप मिट्टी में धीरे धीरे नहीं फैलता। जो जैसे मिट्टी है, जैसे पेड़ लगा तो धीरे धीरे नहीं फैलेगा, क्या होगा, बल्कि बड़ी मात्रा में। जबकि क्या होगा, बड़ी मात्रा में शीर्ष मिट्टी को, जो ऊपर मिट्टी है, उस शीर्ष मिट्टी को बहाते हुए, मतलब एक तरीके से गिराते हुए नीचे की ओर भागता है, मतलब नीचे की ओर बहता है। इस लाइन का यही सीधा सा मतलब है। हमने फ्लड्स देख लिया, अब ड्राट पढ़ते हैं। ड्राट मतलब सूखा, जिसे बोलते हैं सीधा सूखा पड़ जाना। इन मोस्ट एरिड, एरिड का मतलब होता है जहाँ पे बहुत ओकेजनली, मतलब कभी कभी बारिश होती है, ऐसे एरियाज को क्या बोलते हैं, एरिड रीजन ऑफ द वर्ल्ड। इन मोस्ट एरिड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड द रेन आर अनप्रेडिक्टेबल। वहाँ पे कोई प्रेडिक्शन नहीं कि आज बारिश होगी, कभी भी बारिश हो गई तो हो गई, नहीं तो नहीं हुई। दिस लीड्स टू अ पीरियड व्हेन देयर इज अ सीरियस स्कैरिसिटी ऑफ वाटर, जहाँ पे डर होता है। स्कैरिसिटी का मतलब एक तरीके से डर, पानी का। क्या होता है, वाटर ऑफ वाटर टू ड्रिंक, यूज इन फॉर्म, मतलब खेती के लिए, आर प्रोवाइड फॉर अर्बन एंड इंडस्ट्रियल यूज। वहाँ पे एक तरीके से इतना वो स्कैरिसिटी रहती, डर रहता है कि पानी ही ख़त्म हो गया, ना पीने का पानी है, ना खेती के लिए पानी है, किसी चीज़ के लिए वहाँ पानी ही नहीं मिल पाता है। वन ऑफ द फैक्टर डेट वर्सन द अफेक्ट ऑफ ड्राट इज डिफॉरेस्टेशन। दोनों में हमने बताया, सबसे पहले हमने फॉरेस्ट रिसोर्स पढ़ लिया था। फॉरेस्ट रिसोर्स का ना होना हमारे लिए एक तरीके से क्या समझ लें, एक तरीके से समझ लीजिए कि वो मतलब अभिशाप है, एक तरीके से क्या अभिशाप है, हमारे लिए अभिशाप है। किसी ने हमें श्रापित कर दिया, जैसे पेड़ ना होना मतलब अभिशाप, ना क्लाइमेट सही रहेगा, ना वहाँ बारिश होगी, वहाँ मिट्टी का कटाव होगा। तो इसीलिए पेड़ है तो जीवन है, पेड़ को बचाना ज़रूरी है। ड्राट इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम इन आवर कंट्री, एक बहुत प्रमुख कारण है हमारे देश में। ड्यू टू द अनप्रेडिक्टेबल क्लाइमेट कंडीशन और ड्यू टू द फेलियर ऑफ वन एंड मोर मानसून। क्या होता है, बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, बारिश नहीं हुई भाई सूखा पड़ जाएगा, बारिश नहीं हुई, अब बारिश क्यों नहीं होगी, ऊपर आप लोग समझ चुके हैं कि अगर पेड़ नहीं होता है यहाँ पे, वहाँ पे बारिश भी कम होती है। और क्या हो सकता है, मानसून फेल हो जाए, मानसून वहाँ पे आए ही ना, लोकल जहाँ हमें नीड है वहाँ पे क्या हो, बारिश ना हो। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हैं अब ड्रॉट, सूखा पड़ने के। अब हम बात करेंगे किसकी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन एंड वाटर रिसोर्स, पॉपुलेशन और वाटर रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे नॉर्थ एंड सेंट्रल अमेरिका में
जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर है वो 15%, 15% है। पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन 8% है, यानी कि वहाँ पे वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन से ज़्यादा है। यूरोप में देख लिया जाए तो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन 8% है और पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन 13% है, यानी कि पॉपुलेशन वहाँ पे ज़्यादा है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कम है। तो वहाँ पे ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा होगा, मोर एंड मोर यूज कर रहे होंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि वहाँ पीने की पानी का किल्लत हो जाएगा। एशिया की बात कर लें, हम अपने रीजन की बात कर लें तो यहाँ पे 36% वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है, बट जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है वो 60% है, यानी 60% लोग हैं डिपेंडेंट हैं कितने 36% वाटर जो अवेलेबल है ग्राउंड वाटर उसी पे अवेलेबल है 60% पॉपुलेशन। अब सोचिए आधा है, मतलब पॉपुलेशन का आधा अवेलेबल है, तो कितना हमें ज़रूरत होगी इसे कंजर्व करने की। साउथ अमेरिका की बात कर लें तो वहाँ 26% वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है, बट जो वहाँ का पॉपुलेशन है वो 6% है, कुल 6% है, यानी वहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर है ज़्यादा है। अफ्रीका की बात कर लें, अफ्रीका में 11% डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन 30% है। ऐसे ऑस्ट्रेलिया एंड ओशियाना की बात कर लें तो 5% वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है और लेस देन 1% पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड पॉपुलेशन था जिसको हमने डायग्रामेटिक वे में देखा। अब प्रोजेक्टेड वाटर स्केरिसिटी इन 2025 2025 की बात कर लें कि 2025 में स्केरिसिटी ऑफ वाटर कैसे इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि आने वाले टाइम में वाटर कितना एक भय पैदा होगा वाटर की कमी से। अब वाटर मैनेजमेंट की बात करते हैं कि हम वाटर मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। बिल्डिंग सेवरल स्मॉल रिजर्वायर इंस्टेड ऑफ फ्यू मेगा प्रोजेक्ट। क्या करेंगे, बड़े प्रोजेक्ट के तुलना में हम छोटे छोटे रिजर्वायर बनाएं, मतलब जो बड़े प्रोजेक्ट बनाते हैं वाटर को रखने के लिए या जैसे बारिश होती है उसको कलेक्ट करने के लिए क्या करें, हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट पे काम करें, छोटे छोटे वो बना लें कंजर्वेशन के लिए अपना अलग अलग, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। डेवलप फ्यू कैचमेंट डैम्स। क्या करें, कुछ डैम्स बना लें पानी को रोकने के लिए। एफॉरेस्टेशन परमिट्स रिचार्जिंग ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। जो अंडरग्राउंड वाटर का रिचार्ज करने का एक ही तरीका है क्या, एफॉरेस्टेशन, जितना ज़्यादा हो सके उतना हम पेड़ करें, प्लांटिंग करें। ट्रीटमेंट एंड रिसाइकलिंग म्यूनसिपल वेस्ट वाटर ऑफ एग्रीकल्चर यूज। जो म्यूनसिपल वेस्ट वाटर उसको क्या करें, ट्रीटमेंट करें और उसका यूटिलाइजेशन हम कहाँ करें, एग्रीकल्चर के लिए यूज कर सकते हैं। प्रिवेंटिंग लीकेज फ्रॉम डैम्स एंड कैनाल्स। क्या करें, जो लीकेज है डैम्स या कैनाल्स को उसको रोकें, उसको सही करें। प्रिवेंटिंग लॉस इन म्यूनसिपल पाइप्स। जो म्यूनसिपल पाइप जो वाटर की सप्लाई हमारे शहर में है, आप लोगों ने कॉमनली देख रखा होगा, जो उसका लीकेज है उसको सही कर लें कि फर्जी में पानी क्या हो, बर्बाद ना हो। इफ़ेक्टिव रेन वेस्ट हार्वेस्टिंग इन अर्बन इन्वायरमेंट्स। क्या करें कि इफ़ेक्टिव रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए एक मेथड जनरेट करें जिससे हम क्या कर पाए, उसको हम कलेक्ट करके रख पाए फर्दर यूज, मतलब खेती के लिए यूज कर लें और जो भी पर्पज़ है उस पर्पज़ में हम यूज कर पाए। वाटर कंजर्वेशन मेजर इन एग्रीकल्चर सच एज यूजिंग ड्रिप इरिगेशन। जब हम मतलब अपने खेती में ड्रिप इरिगेशन मेथड, मतलब छिड़काव के जरिए पानी को देके क्या कर सकते हैं, हम पानी को कम देके ज़्यादा यील्ड ले सकते हैं और पानी को बचा भी सकते हैं। हमने वाटर रिसोर्स की बात कर ली, अब सेकेंडली बात करते हैं किसकी, मिनरल रिसोर्स की, कि मिनरल रिसोर्स क्या होते हैं। A mineral is a naturally occurring substance, या इसको और दूसरे लैंग्वेज में कैसे डिफाइन कर सकते हैं, डिफाइन एज अ occurrence of natural solid inorganic or fossilized organic material, ये भी हम बोल सकते हैं। ऑफ अ डिफिनिट केमिकल कंपोजिशन एंड आइडेंटिफाइबल फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब डिफिनिट केमिकल कंपोजिशन एंड आइडेंटिफाइबल, मतलब उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनके फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। Minerals are formed over a period of millions of years in earth crust. Millions of years लगते हैं इनको बनने में, कितना, millions of years, जो कहाँ अवेलेबल होते हैं, अर्थ क्रस्ट में। कुछ एग्जांपल जैसे आयरन, एल्युमिनियम, जिंक, मैग्नीज एंड कॉपर आर द इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्रियल यूज। ये कुछ मिनरल रिसोर्स हैं जिनको यूज करते हैं या इंडस्ट्रियल पर्पज या किसी भी चीज़ को असेंबल करने के लिए हम यूज करते हैं। इम्पॉर्टेंट नॉन मेटल रिसोर्स, जो इम्पॉर्टेंट नॉन मेटल रिसोर्स हैं इंक्लूडिंग, जैसे ये ऊपर हमने बताया
आयरन, एल्युमिनियम, जिंक, मैग्नीज एंड कॉपर, ये सारे के सारे क्या है, मेटल रिसोर्स है। जो हमने फिर दूसरी बात किसकी कर रहे हैं, जो नॉन मेटल है, जैसे कोल, साल्ट, क्ले, सीमेंट एंड सिलिका। स्टोन यूज फॉर बिल्डिंग मटेरियल्स, स्टोन किस लिए यूज कर रहे हैं हम, बिल्डिंग्स को बनाने के लिए, बिल्डिंग मटेरियल के लिए। सच एज ग्रेनाइट, मार्बल, लाइम स्टोन कंस्टिट्यूएट एन अदर कैटेगरी ऑफ द मिनरल्स। ये क्या है, ये रखते हैं दूसरी कैटेगरी के मिनरल्स को, ये अपने क्या करते हैं, कंस्टिट्यूएट होते हैं, उनसे मिलके बने हुए होते हैं। मिनरल्स विथ स्पेशल प्रॉपर्टीज दैट ह्यूमंस वैल्यू सच एज डायमंड्स, इमरलेट्स, रूबीज, द लस्टर ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम आर यूज फॉर द ऑर्नामेंट्स, मतलब सजावट के लिए, साज सज्जा के लिए। जैसे ज्वेलरी के पर्पज़ के लिए गोल्ड बनवाते हैं हम, चांदी का गहना पहनते हैं, हीरे की अंगूठी पहनते हैं, हीरे का बहुत सारी चीज़ें आभूषण बनते, उनके लिए यूज करते हैं। मिनरल्स इन द फॉर्म ऑफ द ऑयल, गैस एंड कोल were formed when ancient plants and animal were converted into underground fossil fuel। क्या होते हैं ये, जब कन्वर्ट होते हैं फॉसिल फ्यूल में, तब ये क्या बनते हैं फिर, ऑयल, गैस एंड कोल। इसके बारे में हम कैसे कन्वर्ट होते हैं इकोसिस्टम में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बात करते हैं कि ये कैसे हम वो करते हैं, इनको एक्सट्रैक्ट करते हैं, या दुष्प्रभाव क्या है इसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन का या ओवर एक्सट्रैक्शन का। सबसे पहले माइनिंग, द एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल एंड दियर ओर्स फ्रॉम द अर्थ इंटीरियर सो दे कैन बी यूज, द प्रोसेस इज नोन एज माइनिंग। जो प्रोसेस है, माइनिंग कैसे डिफाइन करते हैं हम, जो प्रोसेस होता है इन सबको अर्थ क्रस्ट से बाहर निकालने का, उसी को क्या बोलते हैं हम, माइनिंग। माइंस आर ऑफ टू टाइप, सरफेस और डीप सॉफ्ट माइनिंग। सरफेस हो सकता है या डीप हो सकता है, डीप और सॉफ्ट माइंस जिसको बोलते हैं। माइनिंग इज हैजार्ड्स ऑक्यूपेशन, क्या है, हैजार्ड्स है, खतरनाक है या डेंजरस है। एंड द सेफ्टी ऑफ द माइन वर्कर्स इज एन इम्पॉर्टेंट। जो माइनिंग वर्कर्स हैं, जो माइनिंग में काम करते हैं, उनकी सेफ्टी एक इम्पॉर्टेंट मेजर है या ज़रूरी है। सरफेस माइनिंग इज लेस हैजार्ड्स देन द अंडरग्राउंड माइनिंग, मतलब जो सरफेस माइनिंग है वो कम खतरनाक है अंडरग्राउंड माइनिंग के अपेक्षा में। जो अंडरग्राउंड माइनिंग करते हैं, पता चलता है कि अंदर नीचे माइनिंग चल रहा है, ऊपर से पूरी की पूरी जो लेवल है, क्या मिट्टी धंस गई या वो कोई ब्लास्ट हो गया है या कुछ ऐसे डेंजरस एक्टिविटी हो गई जिससे सारी की सारी जो उसमें अवेलेबल वर्कर्स हैं एक साथ सबकी डेथ हो जाती है। मेटल माइनिंग इज लेस हैजार्ड देन कोल माइनिंग। अगर हम मेटल माइनिंग की बात करें इन कंपेरिजन टू कोल, तो जो मेटल माइनिंग है वो लेस हैजार्ड से कम खतरनाक है इन कंपेरिजन टू कोल माइनिंग। जो कोयला निकालते हैं उसके माइनिंग से ज़्यादा कम हार्मफुल है। माइनिंग पोजेज सेवरल लॉन्ग टर्म ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स टू दियर माइनर्स, मतलब बहुत कुछ क्या होता है, जैसे लॉन्ग टर्म के लिए उनके क्या करते हैं हैजार्ड्स, उनमें कुछ प्रॉब्लम्स प्रोड्यूस कर रहे, डर्मेटाइटिस हो गया और बहुत सारी ऐसे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो गई, लंबे समय के लिए उनको माइनिंग की वजह से होते हैं। जो माइन करते वक्त डस्ट पार्टिकल निकलते हैं और बहुत सारे टॉक्सिक गैसें निकालते हैं, जो क्या वो सारे प्रिकॉशंस मेजर पहन के रखते हैं, फिर भी बाई मिस्टेकन वो एडमिनिस्ट्रेट कर लेते हैं या हो जाता है। डस्ट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग माइनिंग, जैसे मैंने पहले ही बता दिया, डस्ट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग माइनिंग ऑपरेशन इज इंजीरियस टू हेल्थ एंड काजेज अ लंग डिजीज नोन एज ब्लैक लंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, लंग डिजीज काज करता है, जिसको बोलते हैं ब्लैक लंग। फ्यूम्स जनरेटेड बाय द इनकम्प्लीट डायनामाइट एक्सप्लोजन आर एक्सट्रीमली पॉइजनस। जो हम उसको मतलब माइनिंग करने के लिए क्या करते हैं, डायनामाइट एक्सप्लोजन करते हैं अंडरग्राउंड माइनिंग के लिए, जो जिससे फ्यूम्स निकलता है वो इनकम्प्लीट अगर हुआ तो हमारे लिए बहुत डेंजरस है। जो उससे फ्यूम निकल रहा है बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होता है। रेडिएशन इज हैजार्ड्स इन यूरेनियम माइंस। अगर हम यूरेनियम की माइनिंग कर रहे हैं तो उससे जो रेडिएशन मिलता है ये रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव कंपाउंड है, जो उससे रेडिएशन निकलता है वो हमारे लिए क्या है, बहुत ही हार्मफुल है। हो सकता है स्किन एब्जॉर्ब करके वाइटल ऑर्गन्स को क्या करते हैं, डायरेक्टली हिट करते हैं। अब हमने अभी पहले ही बताया कि माइनिंग दो टाइप के होते हैं, जैसे सरफेस माइनिंग एंड अंडरग्राउंड माइनिंग।
जैसे कि डायग्राम में आप देख सकते हैं कि सरफेस माइनिंग कैसे होता है, टॉप सॉइल, फिर उसके नीचे कोल दिख रहा है, हम क्या करेंगे डायरेक्टली उसको माइनिंग के थ्रू बाहर कर लेते हैं। जैसे अंडरग्राउंड माइनिंग क्या है, एकदम हम पहले क्या करते हैं, एक वे बनाते हैं, एक एरिया बनाते हैं नीचे जाने के लिए, फिर माइनिंग करते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं आप लोग। अब माइनिंग और मिनरल रिसोर्स पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे फूड रिसोर्स के बारे में कि फूड रिसोर्स क्या है। फूड रिसोर्स डिस्कस करते हैं। टुडे आवर फूड कम्स ऑलमोस्ट इंटायरली फ्रॉम एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशिंग। जो आज है, आज के दौर में हमारा फूड टोटली कहाँ से मिल रहा है, कम्प्लीटली या तो एग्रीकल्चर से हम ले रहे हैं, या द एनिमल सोर्स से ले रहे हैं, या फिर हस्बेंड्री से ले रहे हैं, या फिर फिशिंग से ले रहे हैं। ये कुछ सोर्स हैं जिनसे हमारा टोटल फूड जो हम खाते पीते हैं, इन्हीं से हम इन्हीं सोर्स से क्या करते हैं, अचीव करते हैं। आल दो, इसके अलावा क्या है, आल दो इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट फूड प्रोडक्शन, मतलब अपना जो देश है इंडिया, वो सेल्फ सफिशिएंट है फूड प्रोडक्शन के लिए। इट इज ओनली, मतलब ये क्यों है, सिर्फ बिकॉज ऑफ मॉडर्न पैटर्न ऑफ एग्रीकल्चर डेट आर अनसस्टेनेबल एंड व्हिच pollutes ऑफ environment with the excess use of fertilizer and pesticides। ऐसा क्यों है कि हम मतलब सेल्फ सफिशिएंट है, क्योंकि हम एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइज़र कर रहे हैं, और अनसस्टेनेबल है, मतलब जितना आज हमारी पैदावार है, मान लिया जैसे कुछ भी हम कर रहे हैं, मान लिया आज हमारा 10 किलो मिल रहा है, तो हो सकता है अगले महीने वो 10 किलो नहीं 5। अनसस्टेनेबल का मतलब ये अनसस्टेनेबल है, और ऐसा क्यों है, जो इन्वायरमेंट को भी पोल्यूट कर रहा है। क्यों, क्योंकि हम एक्सेसिव फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, इस वजह से हमारा नीड पूरा हो रहा है, और बल्कि ये अनसस्टेनेबल और इन्वायरमेंट को क्या कर रहा है, पोल्यूट कर रहा है, फिर भी हम क्या धड़ल्ले से यूज कर रहे हैं। If this crop are hit by the pest, the entire crop can be devastated, leaving the farmer no income during this year. During the year क्या होता है, अगर कीड़े फतिंगों का आतंक अटैक हो जाए फसल पे, इफ़ द क्रॉप्स आर हिट बाय द पेस्ट, का मतलब ये है कि अगर कीड़े पतंगों का क्या, या पेस्ट का सीधा मतलब ये कीड़ों का अटैक हो जाए, तो क्या होगा, पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है, जिससे किसान की क्या होगी, इस साल कोई आय नहीं हो पाएगी। अब आगे बात करते हैं मेजर फूड रिसोर्सेज क्या हैं जिनको हम यूज करते हैं। जैसे वीट है, राइस, मेज, पोटैटो, बार्ले, ओट, पल्सेज, वेजिटेबल्स, फ्रूट, शुगर कैन, मिल्क, मीट, फिशेज एंड एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें क्या है, मेजर फूड रिसोर्स हैं जो हम डेली लाइफ में कंज्यूम करते हैं अपने। अब वर्ल्ड फूड प्रॉब्लम की बात करेंगे कि वर्ल्ड फूड प्रॉब्लम क्या है। इन मेनी डेवलपिंग कंट्रीज वेयर पॉपुलेशन आर एक्सपेंडिंग रैपिडली, जहाँ पे पॉपुलेशन क्या हो रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, द प्रोडक्शन ऑफ फूड इज अनेबल टू कीप पेस विद ग्रोइंग डिमांड। क्या है, जो उनके साथ एक पैरेलल वो बना के समानता, कि जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही उस हिसाब से हमारा फूड प्रोडक्शन हो रहा है, ये नहीं हो पा रहा है। क्या हो रहा है, पॉपुलेशन तो बढ़ रही, लेकिन जो फूड का प्रोडक्शन है, जो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड है, वो नहीं, वो कम है। इसका ये मतलब है फूड प्रोडक्शन इन 64 ऑफ द 105 डेवलपिंग कंट्री। जो फूड प्रोडक्शन है 64 में, 64 कंट्रीज में आउट ऑफ 105 डेवलपिंग कंट्रीज इज लेगिंग बिहाइंड द पॉपुलेशन ग्रोथ लेवल। जो क्या है, उससे पीछे चल रहा है। जो प्रोडक्शन है हमारा, जो अवेलेबिलिटी या फूड रिसोर्सेज है या फूड की अवेलेबिलिटी है, वो कम है इन कंपेरिजन टू पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन की डेंसिटी वो कई गुना ज़्यादा है अवेलेबिलिटी ऑफ फूड से। दिस कंट्रीज आर अनेबल टू प्रोड्यूस मोर फूड, और ये देश क्या है, अनेबल हो चुके हैं, मतलब एबल नहीं है उतना फूड प्रोड्यूस कर पाए जितना उनके यहाँ की पॉपुलेशन है, और डू नॉट हैव द फाइनेंशियल मीन टू इम्पोर्ट इट, और एज वेल एज उनके पास इतना पैसा या फाइनेंशियल वो भी नहीं है, मतलब प्रॉपर उनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो दूसरे देश से क्या कर सकें, इंपोर्ट कर सकें या ख़रीद सकें। इंडिया इज़ द वन ऑफ द कंट्री डेट हैव बीन एबल टू प्रोड्यूस। इंडिया जो अपना देश है, वो एबल है, एक ऐसा देश है जो एबल है प्रोड्यूस इनफ फूड, काफ़ी फूड प्रोड्यूस कर पा रहा है। कैसे, बाई कल्टिवेटिंग
its large proportion of the land through irrigation. The Green Revolution of 60s reduced starvation in the country. जो 60s का ग्रीन रिवोल्यूशन था उसने भुखमरी को कुछ क्या किया है, कम किया है। अब वर्ड फूड प्रॉब्लम की बात करेंगे कि वर्ड फूड प्रॉब्लम क्या, जैसे कि एक हम नंबर्स में आप लोगों को दिखा रहे हैं, आप लोग देखिएगा। जैसे वर्ड की बात कर लें, पूरे देश की, पूरे वर्ल्ड की बात कर लें, ठीक है। तो नंबर ऑफ पीपल मल नरिश्ड है, फूड उनको प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है। 848 मिलियंस लोग हैं। डेवलप कंट्री की अगर बात कर लें, जो विकसित देश है, वहाँ पे 16 मिलियन लोग हैं। डेवलपिंग मतलब विकासशील देश हैं जो है वो 832 मिलियंस लोग हैं। इंडिया की बात कर लें, इंडिया भी डेवलपिंग कंट्री में आती है, लेकिन इसका अलग डाटा दिया है। इंडिया 230 मिलियन लोग ऐसे हैं जो क्या मल नरिश्ड है, जिनको प्रॉपर फूड नहीं मिल पा रहा है। अब सोर्सेज में जैसे फिशरीज की बात कर लें, फिशरीज एन इम्पॉर्टेंट प्रोटीन फूड इन मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। देश के बहुत सारे हिस्सों में मछलियों को क्या करते हैं, प्रोटीन का मेन सोर्स एज अ मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन यूज करते हैं। दिस इंक्लूड फ्रेश वाटर एंड मेराइन वाटर फिश, जो कि फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर की फिशेज होती हैं। द सप्लाई ऑफ द फूड फ्रॉम फिशरीज हैज़ बीन इंक्रीज। जो फिश फूड है, फूड फिशरीज वाली, उसकी सप्लाई या डिमांड क्या है, वो बढ़ गई। आजकल क्या है, या आज के दौर में उसकी डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा है। प्रॉब्लम ऑफ फूड सिक्योरिटी। अब फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम की बात करेंगे, जैसे फूड सिक्योरिटी में क्या क्या प्रॉब्लम है, जैसे फूड की सिक्योरिटी पे प्रॉब्लम आ रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से, लो प्रोडक्टिविटी की वजह से। लो प्रोडक्टिविटी का मतलब जैसे मैंने एस्टिमेट किया था, या हम लोगों ने, जैसे मान लिया लेट सपोज आप लोग हैं या मैं हूँ, मैंने कोई क्रॉपिंग मतलब कोई फसल के लिए अपना पूरा एस्टिमेट बनाया, उसकी सब कुछ की, और हमने एस्टिमेट निकाला कि हमें 5 क्विंटल हमारा जो प्रोडक्शन यील्ड है वो 5 क्विंटल होना चाहिए। लेकिन 5 क्विंटल के बजाय क्या हुआ, वो 1 क्विंटल या 2 क्विंटल 1.5 क्विंटल ही रह गया। तो क्या हुआ, उसको बोलेंगे हम लो प्रोडक्टिविटी। जितना हम चाहते थे उतना हमारा प्रोड्यूस नहीं हुआ। राइजिंग पॉपुलेशन का कंटिन्यूअस बढ़ते रहना। डिमांड फॉर वाटर की कमी की वजह से, मान लिया कहीं सूखा पड़ गया या वहाँ पे पानी प्रॉपर अमाउंट पे हमें फसल के लिए नहीं मिल पाई। इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन की वजह से। इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कॉस्ट बढ़ने की वजह से। ये सारे क्या हैं, फूड सिक्योरिटी। ये फूड सिक्योरिटी जो प्रॉब्लम्स है फूड सिक्योरिटी की, ये कुछ प्रॉब्लम्स को हमने यहाँ पे हाईलाइट किया, जो आप देखा और आप समझ सकते हैं कि ये प्रॉब्लम होती है। हमने फूड रिसोर्स की, ऑल ओवर फूड रिसोर्स के बारे में बात कर ली। अब हम बात करेंगे एनर्जी रिसोर्स की। एनर्जी रिसोर्स को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है शुरू में, इसलिए एनर्जी रिसोर्स को आप लोग ऊपर देखेंगे। अब हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट रिसोर्स, या फिर इंडिविजुअल रोल ऑफ इंडिविजुअल्स इन द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स के बारे में।